तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप। और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी। आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो। हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जेठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जेठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं।
अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसते ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे भी न बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है, मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए। एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। आहा, इसीलिए मुझे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस, दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है
और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मोरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं। इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती हैं। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया, तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वो अरे, जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ। बस अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी? सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा दिन पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये।
हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। ओह, अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, ओ माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओह, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुंचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है, जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की, लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। लॉकडाउन से पहले गीता के घर का नजारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिवन स्कूल। जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए, और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिवेन, ओ शिवेन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल,
ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है? अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है तभी कुकर की सीटी बजती है। करा लो अब इसे चुप। लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नागर भी आता हूँ। ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ हाँ बेटा, जरूर बन जा, तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर। कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन की ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चल उठ, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? हाँ, मैं गरीब हूँ। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़े में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियां जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है। अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते, इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है, वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजुली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय, नास पीटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहां से चली जाती है, जिसके बाद रोहन शिविन से कहता है, अरे तुम्हारी मम्मी इतनी भड़की हुई क्यों है? आपकी वजह से पूरा समय घर में रहते हो और उस पर कोई काम कराने की जगह बस ऑर्डर देते रहते हो। अच्छा बेटे, सारा इल्जाम मुझ पर, पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिल्लाती है। हाँ, मतलब दोनों का 50-50 है, कुछ करना पड़ेगा। वो कहते ना, मेक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आई हैव एन आइडिया। वैसे तुम्हारी माँ सही कहती है,
बहुत जुबान चलाने लगे हो, कम बोला करो। अगली सुबह रोहन और शिविन अपनी गलती को सुधारने के लिए गीता के उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बाकी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद अब वो सब मिल बांट कर हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए लॉकडाउन का मजा लेने लगते हैं।